हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम जेएफटी कमीशन फरवरी 2026 में आए सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन है हम उसको करते हैं। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 243 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो 243 है हमारे पास, संख्या कौन सी है? 243। 243 है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको पूर्ण घन बनाना हमने। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन सी संख्या से सबसे पहले जाएगी। तो 2 से तो जाएगी नहीं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 3 से करते हैं। 3 8 24, 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 आए 27, 3 कम 3। तो आप देख सकते हैं कि जब हम पूर्ण घन बनाने किसी संख्या को पूर्ण घन बनाना होता हमें, तो हम क्या करते हैं, हम 3 3 के पेयर लेते हैं। 3 3 के पेयर। तो आप देख सकते हैं इधर 3 का एक पेयर बन रहा है और 3 का दूसरा जो वो पूरा नहीं हो रहा है। तो अब इसको पूरा 3 का पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी, हमारे पास 729 संख्या आ जाएगी। तो ये एक क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो फिर जो है वो हमारी जो आंसर है वो आएगा। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। तो उसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। समीकरण 6x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो गुणनखंड के दौरान मध्य पद को विभक्त करने के लिए सही गुणनखंड युग्म क्या होगा? तो हमारे पास समीकरण है 6x²। 6x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेंगे हम, इसका जो है वो स्प्लिटिंग मिडल टर्म को हम अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमने क्या करना है, उसका गुणनखंड, इसका जो है वो गुणनखंड युग्म बताना है। तो गुणनखंड युग्म को बताने के लिए क्या करते हैं हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म में क्या करते हैं, हम 6 और 6 को क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 36 आ गया। 36 आ गया। अब 36 का हम जब गुणनखंड करेंगे, जब 36 को हम 6 मल्टीप्लाई 6 क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, अब 36 को हमने इस प्रकार यहाँ पे लिखना है 2 नंबरों के साथ कि हमारा प्लस करने पर 13 आ जाए और जो है वो मल्टीप्लाई करने पर 36 आए। इसका और इसका मल्टीप्लाई, 6 और 6 का मल्टीप्लाई आए और जो बीच वाली टर्म है उसको, वो उसका क्या है, वो प्लस है। जैसे मान लो हम लिखते हैं 6x² माइनस, अगर मान लो 36 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हम 36 को 9 चुके 36 लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, 6 छके 36 लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, बस ये दोनों इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 8, हाँ 9 चुके 36। तो अब क्या करेंगे हम इसको 9 प्लस 4, जब 9 प्लस 4 लिखेंगे तो प्लस करने पर हमारा 13 आ जाएगा। 9 प्लस 4 क्या जाएगा, 13 आ जाएगा हमारे पास। और जब इसको हम प्लस करेंगे तो 13 और मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जाएगा। 6 छके 36, 9 चौके 36 और 9 प्लस 4 कितने होते हैं, 13। अब क्या करेंगे हम 6x², यहाँ पे माइनस है तो ये इसके साथ क्या लगेगा, माइनस आएगा। माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये माइनस है, इधर प्लस है, माइनस प्लस क्या जाएंगे, माइनस, और ये आ जाएगा 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास जो है वो आंसर आ चुका है। बोला है कि समीकरण 6x² माइनस 6x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो गुणनखंड के दौरान, गुणनखंड हमने ये निकाल लिया, हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए। इधर गुणनखंड के दौरान मध्य पद को विभक्त करने के लिए सही गुणनखंड युग्म, मध्य पद को विभक्त, मध्य पद को हमने क्या कर दिया है, विभक्त कर दिया है। कैसे, 9 और 4 को प्लस करके। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आंसर आ गया है -9x
-4x। ठीक है, ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर है। एक आयताकार खेत है, आयताकार ये होता है, ठीक है। एक आयताकार खेत की जो लंबाई है वो 16 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 64 का वर्गमूल है। 64 का वर्गमूल क्या होता है? 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 8। 8 चौड़ाई है और जो लंबाई है वो 16 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका वर्गमूल का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 16 मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएगा? 16 8 है 128, आंसर आ जाएगा 128 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज को समान क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में विभक्त किया जाता है। ये मान लो हमारे पास चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, ठीक है, ये एक चतुर्भुज है, ठीक है। एक चतुर्भुज को समान क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में विभक्त किया जाता है। मान लो ये एक, ये हो गया और ये हो गया। ये बोल रहे क्या हमने इसको 4 त्रिभुजों में विभाजित किया है। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर मान लो ये 12 है, तो क्योंकि हमने इसको समान क्षेत्रफल में विभाजित किया चतुर्भुज को, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास अर्धगोला क्या होता है? अर्धगोला इस प्रकार का होता है। अर्धगोला, ये अर्धगोला है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। पूरा गोला इस तरह से होगा, पूरा गोला इस तरह से होगा, ठीक है। और ये अर्धगोला तो मतलब इसका बीच में से इसको काट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr स्क्वायर। 3πr स्क्वायर। तो अब इसको फॉर्मूले जब हम पुट करेंगे 3πr स्क्वायर, 3πr स्क्वायर हमारे पास है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 3 मल्टीप्लाई 22/7 r स्क्वायर इज इक्वल टू 1848। तो अब हम इसको क्या करेंगे? r स्क्वायर को यहाँ यहीं पे रहने देंगे हम, और 1848 ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1848 3 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। और ये जो है 22/7 ये बटे में है, ठीक है, भाग में है, तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 22/7 का जाएगा 7/22 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसको हम काटेंगे 3 × 18, 3 × 3, 3 × 18, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 616 गुणा 7/22, इसका 22 का आ जाएगा, ठीक है। 22 का आधा क्या हो जाएगा? 11, और 616 का आधा क्या हो जाएगा? 308, ठीक है। अब 308 गुणा 7/11, तो ये होगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 8 है 88, 28 और 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 28 और 7 को मल्टीप्लाई 28 गुणा 7, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 196। अब 196 जो है ये आर स्क्वायर है, ये क्या आया? आर स्क्वायर। तो अब हम स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे आर से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में आ गया, तो आर आ जाएगा हमारे पास 14। तो ये आंसर आ गया हमारा। अर्धगोले का हमने त्रिज्या फाइंड करनी थी, तो हमारे पास 14 आंसर
जो है वो आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोण, चतुर्भुज मान लो इसी तरह यही मान लेते हैं, ठीक है। चतुर्भुज के जो आंतरिक कोण है वो 110 मान लो, इसको 110 है, ये मान लो 85 है, और ये मान लो 95 है, 95, ठीक है। तो बोला तीसरा कौन सा होगा। तो आपको पता है कि जो चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज के जो सारे कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, 360 डिग्री है। तो आपको पता है हम अब इन तीनों को प्लस कर देंगे हम, 110, 95 और 85, तो आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा हमारे पास 290 आ गए। ये 290 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 16 में से 9 70, ये आ जाएगा 70 डिग्री का। जो चौथा कोण आएगा वो आएगा 70 डिग्री का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है कि हमारे पास बोला एक वास्तुकार विषमबाहु चतुर्भुज आकृति का उपयोग करके एक खिड़की डिजाइन कर रहा है। यदि खिड़की में कोई भुजा समांतर या कोण बराबर नहीं होने चाहिए तो समांतर भुजाओं की तुलना में खिड़की में कौन सा गुणधर्म निश्चित रूप से अनुपस्थित होगा। अब मान लो बोला एक वास्तुकार है वो एक खिड़की डिजाइन कर रहा है। मान लो वो इस तरह से आकृति बना रहा है, क्योंकि बोला कि जो चतुर्भुज है उसमें ना कोई भुजा समांतर है ना कोई कोण बराबर है। अब ना कोण बराबर है ना भुजा समांतर है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जो आकृति है वो बिल्कुल सेम अच्छी, मतलब वो बिल्कुल एक समांतर चतुर्भुज की तरह नहीं है, वो मतलब साइड जो वो अलग अलग है और एंगल भी सारे के है अलग है। तो ये मान लो एक साइड ऐसे आ गई, ये एक ऐसे आ गया, और मान लो ये एक ऐसे आ गया, और एक मान लो इस तरह से एक आकृति बन रही है। आप बोल रहे हैं कि इसमें जो है वो समांतर भुजाओं की तुलना में खिड़की में कौन सा गुणधर्म है वो निश्चित रूप से अनुपस्थित है। तो अनुपस्थित जो होगा वो होगा कि देखो अगर मान लो ये साइडें एंगल बराबर होंगे ना साइडें बराबर होगी, तो डेफिनेटली जो है वो जो उसकी जो भुजा है वो समांतर नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या होगी एक दूसरे से के साथ क्या हो जाएगी, मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से मान लो अगर ABCD ये इसकी साइडें हैं, तो बस यही है कि इसमें जो है जो भुजाएं है वो आपस में समांतर नहीं होगी, ये गुणधर्म जो है वो अप्लाई हो जाएगा कि भुजाएं आपस में समांतर नहीं होगी। इसमें भुजाएं आपस में समांतर नहीं होगी, आपस में समांतर नहीं होंगी, नहीं होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x और y अनुक्रमानुपात में है तो x का मान, x y क्या है, अनुक्रमानुपात में है, जिसमें जो है वो x जो है वो 3 से बढ़कर क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, 3 से बढ़कर 6 हो जा रहा है, तो वो y का मान कितना हो जाएगा यदि वो 9 है। अब ये 3 दूनी 6 हो गए, तो 9 दूनी कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 18। तो 3 से 6 बढ़ गया तो 9 से क्या हो जाएगा 18 बढ़ जाएगा। इनका जो अनुपात है वो बराबर ही रहेगा ना। जैसे इसको काटेंगे तो हमारे पास ये फिर से 3 और फिर से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा कि y का मान 9 से 18 हो जाएगा, 9 से 18 हो जाएगा, ठीक है। अब नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन है कि एक जो वर्ग है, वर्ग जो जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। उसकी एक भुजा a प्लस b है, उसकी एक भुजा क्या है a प्लस b है, तो उसको क्षेत्रफल क्या हो जाएगा
हमको पता है अगर ये एक भुजा पूरी a प्लस बी है, ठीक है, एक भुजा a प्लस बी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, a प्लस बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक भुजा है, ये a प्लस बी क्या है, एक भुजा है, तो a का मतलब उसकी भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर क्या होता है इसका, भुजा स्क्वायर क्या होता है इसका, हमारे पास इसका क्षेत्रफल का स्क्वायर का, स्क्वायर के क्षेत्रफल का क्या होता है, स्क्वायर के क्षेत्र, स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो हमारे पास भुजा स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है 2/5 है, 2/5 और 3/5 है, 3/5 दी गई है, तो उनके बीच में परिमेय संख्या क्या होगी, इनके बीच में परिमेय संख्या क्या होगी, तो पहले इनको दोनों को प्लस कर देंगे हम, इन दोनों को प्लस करने के बाद इसको 2 से भाग करेंगे, तो हमें इसके जो बीच की जो परिमेय संख्या है वो हमें पता लग जाएगी। 5 और 5 का एलसीएम 5 ही आ जाएगा, और ठीक है, और 5 और ऊपर के जो नंबर, जैसे 5 और 5 का एलसीएम 5 ही आ गया, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 1 तिया, 1 तिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/5, 5/5 आएगा हमारे पास, तो इसको काट के क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आया। अब हमारे पास इन दोनों को 2/5 और 3/5 को प्लस करके हमारे पास क्या आया, 1 आया। अब इसको क्या करेंगे हम, जब इसको 2 से भाग कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों के बीच की क्या आ जाएगी, परिमेय संख्या आ जाएगी। तो ठीक है गाइस, अगले 10 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देंगे।